Hello everyone, welcome to our channel Smarter in Physical Education. Today's topic is related to Anatomy and Physiology unit. आज का जो आपका टॉपिक रहेगा ये रहेगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की यूनिट के अंदर से, जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यू। आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट सेल्स के बारे में, सेल क्या होते हैं, उसके डिफरेंट ऑर्गन क्या होते हैं, वो सभी हम इसके अंदर कवर करेंगे। देन उसके बाद टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं और एग्ज़ाम्स के अंदर किस तरह से क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, आज हम इन दोनों टॉपिक्स को इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू सेल्स। सेल्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स कितने होते हैं, या फिर सेल की खोज किसने की थी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसको बोला जाता है सेल। हमारी बॉडी मिलकर बनती है बहुत सारे सेल्स से। सेल की अगर डिस्कवरी की बात करें कि सेल की खोज किसने की थी, सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। अगर बात करें सेल की डेफिनेशन की, तो सेल की डेफिनेशन क्या होती है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट मीन्स ये इतना छोटा होता है कि इसको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, यानी हम डायरेक्ट इसको नहीं देख सकते, इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सेल क्या करती है? ये स्ट्रक्चर बनाती है बॉडी का, और जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। इसीलिए ये क्या है? ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी मिलकर बनते हैं इस स्मॉलेस्ट यूनिट सेल की हेल्प से। बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल्स, यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, यानी बिलियन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। विद डिफरेंट साइज, उनका साइज जो है वो अलग अलग होता है। शेप एंड फंक्शन, उनकी शेप भी अलग अलग होती है और वो फंक्शन जो है वो भी अलग अलग परफॉर्म करते हैं, यानी उनका जो काम होता है वो भी अलग अलग तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइज की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? तो फीमेल्स के जो एग होते हैं जिनको ओवम बोलते हैं वो लार्जेस्ट सेल होता है। और अगर बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, तो स्मॉलेस्ट सेल है मेल सेल, जिसको बोलते हैं स्पर्म। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी शेप की, तो शेप के अकॉर्डिंग सबसे लॉन्गर सेल होता है न्यूरॉन्स। याद रखिएगा, लॉन्गर सेल है न्यूरॉन्स, छोटा सेल है स्पर्म, और सबसे बड़ा सेल कौन है? ओव्यूम, जो फीमेल एग्स होते हैं। नेक्स्ट अगर फंक्शंस की बात करें, अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मैसेज कैरी करते हैं, न्यूरो इम्पल्स जनरेट करते हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करें मसल सेल्स की, तो मसल सेल्स या कार्डिक सेल्स क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। इसीलिए जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं शेप, साइज और फंक्शंस के अंदर। यहाँ पर समझिएगा, ये एक सिंगल सेल है जिससे हमारी बॉडी डेवलप होगी। ये बहुत सारे सेल मिलकर, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं ये मिलकर बनाते हैं टिश्यू। ये इसी तरह से होते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू एक दीवार की तरह होता है, और सेल उसके अंदर क्या काम करता है? एक ब्रिक यानी एक ईंट का काम करता है। और जिस तरह से एक दीवार बनाने के लिए बहुत सारी ईंटें रखी जाती हैं, उसी तरह से सेल का यूज़ किया जाता है, या ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में सेल जो हैं एक के ऊपर एक जुड़कर टिश्यू का निर्माण करते हैं। इसीलिए सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। देन ये टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर स्टमक का एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ इस तरह से इसको सपोज कीजिएगा। स्टमक क्या है? स्टमक एक ऑर्गन है। किसका ऑर्गन? डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं एक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, टिश्यूज ने मिलकर स्टमक बनाया। स्टमक जैसे और भी ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन,
सो ये सब ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करता है, यानी फूड को पचाने का काम कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। सो बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम मिलकर बनाते हैं ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे सिस्टम कौन से? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर कार्डिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये सभी सिस्टम जो हैं ये मिलकर बनाते हैं ह्यूमन बॉडी को। सो नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम कवर करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। और ये जो सेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं ये है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, यानी ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर प्लांट सेल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम कवर करेंगे एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को। सो यहाँ पर हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि सेल स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये आउटर लेयर होती है या आउटर कवरिंग होती है सेल की, जो सेल को बाहर से प्रोटेक्ट रखती है और अदर सेल से डिफ्रेंशिएट करती है। यानी सब पर्टिकुलर अलग अलग सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर और ये मेम्ब्रेन क्या करती है? उन सभी को अलग अलग रखती है। ये होती है आउटर कवरिंग ऑफ सेल, याद रखिएगा। इसका अदर नेम भी है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी जिसके थ्रू सेल के अंदर और बाहर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। यानी अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? कौन से सब्सटेंस सेल के अंदर रहेंगे और कौन से सब्सटेंसेस बाहर रहेंगे, इस चीज़ को डिसाइड करती है सेल मेम्ब्रेन। अगर बात करें कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है, ये बनती है लिपिड और प्रोटीन से। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ द सेंटर ऑफ सेल। ये सेल के सेंटर में होता है और यहीं से सभी कमांड मिलती है कि सेल को किस तरह से फंक्शनिंग करनी है। मोस्टली ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है डीएनए। याद रखिएगा, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। या फिर पूछा जाए कि न्यूक्लियस के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है या डीएनए, तो डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस क्या करता है? ये हेड होता है सेल का और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की, उन सभी को कंट्रोल करने का काम होता है न्यूक्लियस का। यहाँ पर बात करें कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, याद रखिएगा, डॉक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, अगर सेल के अगले स्ट्रक्चर की बात करें, वो है साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है और ये सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है? जो सेल की मेम्ब्रेन होती है और जो न्यूक्लियस होता है, इनके बीच में यहाँ पर एक फ्लूइड या एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, मसल्स जो होती हैं उसके अंदर भी लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मसल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर रहता है। और यहाँ पर अगर लिक्विड सब्सटेंस की बात करें यानी सेल के अंदर, तो उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, याद रखिएगा, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स। जिस तरह हमारी बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन अलग है, जैसे अभी बताया था स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी तरह सेल के अंदर भी उसके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये जो स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं साइटोप्लाज्म में। सबसे फर्स्ट है, यानी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, यानी जो स्मॉल ऑर्गन्स हैं उसके अंदर सबसे पहले प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कुछ इस तरह से सेल ऑर्गेनल्स के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। और अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट नेम्स की, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बायोब्लास्ट के नाम से, या फिर एटीपी मील। एटीपी मील क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसी तरह से आप एक बात का आंसर दीजिएगा कि एटीपी जो है हमारी बॉडी में कहाँ पर स्टोर रहते हैं। पहला आंसर तो रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, और सेकंड कहाँ है?
याद करिएगा, मसल्स के अंदर जो मायोसिन हेड होता है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है एटीपी, और जिसके थ्रू मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स थे इनको याद रखिएगा। इसको बायोब्लास्ट, पावर हाउस ऑफ द सेल और एटीपी मिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको पावर हाउस क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जब भी सेल को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए सेल को जब भी एक्टिविटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, जहाँ पर एटीपी प्रेजेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? एटीपी मील। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सेल का ऑर्गन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस के साथ अटैच रहता है कुछ इस तरह से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से समझिएगा, एक जो है स्मूथ होता है और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है थोड़ा रफ होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी जो लेयर होती हैं वो खुरदरी या रफ होती हैं और वहाँ पर लगे होते हैं राइबोसोम्स। जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर जो स्मूथ एरिया है वहाँ पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, लेकिन जो रफ पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वहाँ पर अटैच होते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोटीन की प्रोडक्शन का काम होता है राइबोसोम्स का। इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उनका उत्पादन करते हैं। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होता। उसकी जो सतह, उसकी जो लेयर्स होती हैं वो बहुत ही स्मूथ लेयर जो हैं स्मूथ होती हैं। बेसिकली अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर फैट का प्रोडक्शन होता है। और अगर रफ यानी रफ एंडोप्लाज्मिक की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, यानी जो उसका खुरदरा एरिया होता है वहाँ पर चिपके रहते हैं राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये एक नेटवर्क का काम करता है, यानी प्रोटीन और फैट इनके प्रोडक्शन का काम, इसको पूरे सेल में पहुँचाने का काम या फिर न्यूक्लियस तक नेटवर्किंग प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें, सेल के नेक्स्ट ऑर्गन की अगर बात करें वो है गाल्गी एपरेटस या फिर गाल्गी बॉडीज़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1897। इटली के एक साइंटिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था कैमलियो गाल्गी, इनका नाम था। इन्होंने पहचाना सबसे पहले गाल्गी बॉडीज़ को। ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से सेल के अंदर। जो गाल्गी एपरेटस होता है ये क्या करता है? जो हमने अभी पढ़ा है, प्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो प्रोटीन यहाँ पर जाएंगे यानी गाल्गी बॉडीज़ के पास जाएंगे, ये उनको पैक करते हैं और पैक करने के बाद ये उन सभी सेल के ऑर्गन्स तक भेजेंगे जिनको प्रोटीन की नीड है। तो इसको पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। गाल्गी बॉडीज़ को पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये क्या करता है? ये प्रोटीन को रैप करके और सेल के उन ऑर्गन्स तक भेजता है जहाँ पर प्रोटीन की नीड होती है। ये जो गाल्गी बॉडीज़ होती हैं इनके पास एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर पाते हैं। इस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, इस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोलाइजेशन। इस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोलाइजेशन एंजाइम। ये क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, देन उसको रैप करता है और सेल के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर उनको भेजता है। ये फंक्शन होता है गाल्गी बॉडीज़ का। राइबोसोम्स की हमने अभी बात की है। राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक के रफ एरिया पर चिपके रहते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स सेल के अंदर कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। इनको डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर सुसाइडिकल बैग, जिसको हिंदी में बोला जाता है आत्महत्या थैली,
इस नाम से इसको जाना जाता है बिकॉज ये क्या करता है, इसकी फंक्शनिंग ही ऐसी होती है, इसके काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इसको आत्महत्या थैली या फिर सुसाइडिकल बैग के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम की फंक्शनिंग क्या होती है, जब सेल डेड हो जाते हैं तो ये उनको डाइजेस्ट कर लेता है, उनको खा जाता है, इसी वजह से इसका नाम है सुसाइडिकल बैग या फिर डाइजेस्टिव बैग के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट इज वैक्यूलस। वैक्यूलस क्या होते हैं, ये सेल के अंदर छोटे छोटे बैग्स होते हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिसके अंदर बहुत सारा वाटर भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए फंक्शन ऑफ वैक्यूलस, वैक्यूलस का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन ये टेम्परेचर मेंटेन करता है सेल का, और जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको ये सेल के अंदर आने नहीं देता, उनको बाहर ही रखता है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये वाटर लेवल मेंटेन रखता है सेल का। नेक्स्ट जो है सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, सेल के न्यूक्लियस के ये पास रहते हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर होते हैं सेंट्रोजोल्स। सेंट्रोजोल्स क्या करते हैं, जब भी सेल्स डिवाइड होते हैं यानी एक सेल से दूसरे सेल बनते हैं तो ये उस टाइम पर उनकी हेल्प करता है, ये काम होता है सेंट्रोजोम्स का। सो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सेल। अब हम कवर करेंगे टिश्यूज़ क्या होते हैं, इसी वीडियो के अंदर हम टिश्यू के बारे में भी कवर करेंगे।